हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, ऑल दी एस्पिरेंट वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो हम यहाँ पे एनवायरनमेंट का मॉड्यूल देख रहे हैं। इससे पहले हमारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आ चुके हैं, ठीक है? वो जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएँगा और पॉलिटी और इकोनॉमी हमने कंप्लीटली फिनिश कर ली है, राइट? सो इसमें अप्रैल 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक का करंट का कंपाइलेशन है। इसे हम फिनिश कैसे कर रहे हैं वो थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ। देखिए, हम कोई भी टॉपिक देख रहे हैं, टॉपिक के साथ हम क्या कर रहे हैं, जो लास्ट पी-वाई-क्यू है उसे भी हम यहाँ पे टैकल कर रहे हैं, राइट? और टैकल करने के बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, अपकमिंग जो एमसीक्यू है उसकी जो थीम है, उस पे भी हम थोड़ा-सा काम कर रहे हैं। तो आपको ये पार्ट 1, पार्ट 2 में आराम से देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो हम कहाँ तक देख चुके थे वो मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ, फिर हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। फॉरेस्ट हमने कवर कर लिया था, वेटलैंड एंड कोस्टल ओशियन चलना शुरू हो गया था हमारा, जिसमें हमने हाई सी ट्रीटी स्टार्ट कर दिया था। सॉरी, ये तो फिनिश कर दिया हमने, राइट? उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कोरल ब्लीच। तो हम टॉपिक पे आते हैं। अब टॉपिक क्या है हमारे पास? टॉपिक है कोरल ब्लीचिंग, ठीक है? अब ये न्यूज़ में क्यों है? तो न्यूज़ में इसका रहने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी ये कोरल ब्लीचिंग वाइड स्प्रेड पे देखी गई कहाँ पे? लक्षद्वीप, गल्फ मन्नार, पाकवे, अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे, ठीक है? अच्छा, हम बात करते हैं ब्लीचिंग के क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वो देखते हैं। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात करें तो ये जो ज़्यादातर जो है कोरल अटॉल्स का बना हुआ है और इसमें जो है आपके एक्रोपोरा मोरिकेटा एंड पोरिटस सिलेंड्रिका ये इन स्पीशीज़ में ब्लीचिंग ज़्यादा देखी गई जो कि कवरत्ती आइलैंड में पड़ते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं पोरिटस लुटिया एंड पेवना वेरिएंस, इसमें भी ब्लीचिंग देखी गई जो कि लक्षद्वीप में पड़ती है। आगे बात कर रहे हैं हम गल्फ ऑफ मन्नार की, तो यहाँ पे लाइव कोरल जो कवर करता है कितना? गल्फ ऑफ मन्नार, ये डिक्रीज हुआ है यू कैन से दैट 37% से 27.3%। ये डेटा है 2005 से 21 तक का। इसी तरीके से हम गोवा की बात करते हैं तो यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग जो है वो स्टार्ट तो हुई, लेकिन लिमिटेड टू वन स्पीशीज। ये कहाँ कौन सी स्पीशीज में? गोनीपोरा स्पीशीज में हुई, ठीक है? स्टार्ट हुई बट गोनीपोरा स्पीशीज में, राइट? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कोरल ब्लीचिंग जो कोरल है वो कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, तो उससे पहले हम थोड़ा-सा कोरल और कोरल ब्लीचिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे कोरल जो है वो इनवर्टेब्रेट एनिमल्स हैं जो कि सिनेडेरिया फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और ये 2 पार्ट्स में क्लासिफाई होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट, राइट? हार्ड कोरल जो होते हैं वो रीफ बिल्डिंग कोरल होते हैं, हैविंग रॉक लाइक कैल्सिफरम स्केलेटन्स होता है इसमें। कोरल रीफ की बात करेंगे तो ये फॉर्म होता है किसके द्वारा? पॉलिप्स के द्वारा। ये आपने ना शंकराइएस में बहुत अच्छे से देखा होगा। फिर भी मैं यहाँ पे ओवरव्यू कर दे रहा हूँ आपका। व्हिच स्टेबलाइज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ? माइक्रोस्कोपिक एल्गी कॉल्ड ज़ूथैलिया व्हिच गिव देम कैरेक्टरिस्टिक कलर्स। तो कुल मिला के ये है कि इसमें जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती है, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के थ्रू क्या देती है? कैरेक्टरिस्टिक कलर, जिसे हम ज़ूथैलिया बोलते हैं, राइट? अच्छा, अगर हम ग्रोथ ऑफ कंडीशन की बात करें तो वार्म टेम्परेचर 23 से 29 डिग्री सेल्सियस और साल्टी 32 से 42 पीपीटी, राइट? क्लियर शैलो मरीन वाटर चाहिए विद अ स्टेबल टेम्परेचर एंड एबंडेंट सनलाइट भी चाहिए यहाँ पे, राइट? अच्छा, आगे बात करें तो इसको हम रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई बायोडायवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी होती है और ये सपोर्ट करता है 25% ऑफ मरीन लाइफ को, मतलब जो अंडर सी लाइफ होती है उसको रीफ सपोर्ट करने का काम करता है, ये याद रखना है आपको। और जो भी तूफान का जो इम्पैक्ट होता है, यानी कि जो अंडर सी स्टॉर्म होता है, उस इम्पैक्ट को ये मिनिमाइज करने का काम करता है और ये प्रमोट करता है टूरिज्म, एक्ट एज ए कार्बन सिंक की तरह काम करता है ये। क्या? कोरल रीफ, राइट? आगे बात करें हम, सॉरी, कोरल ब्लीचिंग की, तो ये एक्चुअली में आपको थोड़ा-सा समझना है। कोरल ब्लीचिंग क्या है? मतलब मान के चलो या एक सिंपल सी भाषा में हम समझ सकते हैं कि ब्लीचिंग है। हम सैलून की दुकान पे गए, हमने बोला भाई ब्लीचिंग करानी है, तो आपने फेस को ट्रांसफॉर्म कराया समथिंग, राइट? सो उसी को ब्लीचिंग कहते हैं, वही सीन्स लगाना है आपको। तो ये कह रहा है कि व्हेन कोरल आर स्ट्रेस्ड बाय चेंज इन अ कंडीशन, मतलब उनकी कंडीशन चेंज होती है, सच एज़ जैसे टेम्परेचर, लाइट, न्यूट्रिएंट्स, दे एक्सपेल सिम्बायोटिक एल्गी, ठीक है? और वो कंप्लीटली कैसे हो जाते हैं? व्हाइट, उसे हम क्या कहेंगे? कोरल ब्लीच। क्लियर हो गया आपके? राइट। अच्छा, क्या फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं कोरल ब्लीचिंग के लिए, वो थोड़ा-सा हमें देखना है। जैसे ओशियन टेम्परेचर अगर बढ़ गया है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो भी कोरल ब्लीचिंग होगी। पॉल्यूशन हुआ है, तो भी कोरल ब्लीचिंग होगी। लो टाइड्स एक्सट्रीम है, तो भी कोरल ब्लीचिंग होगी। ओशियन एसिडिफिकेशंस है, तो भी कोरल ब्लीचिंग होगी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? बायोलॉजिकल इन्वेजन हुआ है या एपिज़ोटिक्स। एपिज़ोटिक्स का मतलब होता है जानवरों में एक टाइप की महामारी, राइट? अच्छा, आगे चलते हैं फिर हम।
तो आगे उसके बाद हम ये देखेंगे मैप भी देखेंगे और वो भी देखेंगे। इनिशिएटिव ली गई हैं कोरल रीफ को कंज़र्व करने के लिए भारत में। तो जैसे हम बात करें कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट मीठापुर, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ और गुजरात मरीन नेशनल पार्क ये यहाँ पे पड़ता है, ध्यान रखना है आपको। और इसको लॉन्च करा गया 2008 में, किसके द्वारा? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये एक इनिशिएटिव है जो कोरल रीफ को कंज़र्व करती है। इसी तरीके से जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विद द गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये सक्सेसफुली रिस्टोर करता है कोरल रीफ को इन अ गल्फ ऑफ कच्छ में, ठीक है। और बात करें एक और हमने रिस्टोरेशन प्रोग्राम चलाया गल्फ ऑफ कच्छ में, जो हम 10,000 पुरानी कोरल रीफ को रिस्टोर करेंगे। ये थोड़ा सा आपको समझना है। इसमें बायोरॉक टेक्नोलॉजी का यूज होगा। क्लियर कट है? अच्छा, आगे बात करें इसी तरीके से कोस्टल रेगुलेशन जोन यानी कि सीआरजेड नोटिफिकेशन ऑफ कितना 1991 वाला, इसने अंडर द ब्रॉड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कोरल स्पीशीज जो हैं वो शेड्यूल फर्स्ट में है किसके? डब्ल्यूपीए एक्ट 1972 वाले में। ये जरूर याद रखना है आपको किस शेड्यूल के अंतर्गत है, तो ये आपसे मिस नहीं होना चाहिए इन इन एनी कंडीशंस की ये जो है शेड्यूल फर्स्ट में है। क्या? कोरल रीफ्स। क्लियर है? अब बात करें हम कि ग्लोबल लेवल पे भी कोई इनिशिएटिव ली गई है? भाई हाँ, क्यों नहीं ली गई है? तो वो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव जो कि फाउंडेड हुई 1994 में और किसके थ्रू? फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ सीबीडी, यू कैन से दैट कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया भी मेंबर है इक्री का, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसी तरीके से वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटरी प्रोजेक्ट है, ये क्रिएट करता है, एक बैंक बनाता है कोरल की इन एक्वेरियम अक्रॉस द यूरोप। कहाँ पर? यूरोप में। पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सीलरेटर प्लेटफॉर्म जो किसके द्वारा बनाया गया? G20, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं हम एक और चीज देख लेते हैं कि और भी न्यूज है वो थोड़ा सा हम देखेंगे। जैसे आर्टिफिशियल रीफ, सो लगभग 300 आर्टिफिशियल रीफ डिप्लॉय करी गई हैं कोस्ट ऑफ रामेश्वर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब भाई आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, जहाँ पे आर्टिफिशियल यू कैन से दैट टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हो जाए, उसे आर्टिफिशियल कह देंगे। तो वही थोड़ा सा हमें समझना है। तो एक्चुअली में ये टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होता है, ठीक है, यूज टू रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूव नेचुरल हैबिटेट्स, उसे क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल रीफ। दे आर प्लेस्ड ऑन द सी with a fixed scientific design and function as a self-sustaining protection systems, ठीक है। और ये मिमिक किसके होते हैं? नेचुरल लीफ के। तो ये तो सिंपल सी बात है ना कि हम टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन कर रहे हैं तो कोई ना कोई हमारे पास बेस होगा ना। तो यस, नेचुरल लीफ के मिमिक करके हम इसको बनाएंगे किनको? आर्टिफिशियल रीफ को। क्लियर कट हो गया? इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज करेंगे? जैसे रॉक है, सिलेंडर ब्लॉक्स है, बोर्ड, देखिए ध्यान रखेंगे आप, लकड़ी का भी यूज कर रहे हैं हम, ओल्ड टायर जो पुराने टायर हैं उनका भी यूज कर रहे हैं, लाइमस्टोन का यूज कर रहे हैं, स्टील का यूज कर रहे हैं, कंक्रीट का यूज कर रहे हैं हम आर्टिफिशियल रीफ बनाने में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है हमसे मे बी क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस रहे। पूछिए हमसे कि हम आर्टिफिशियल रीफ बनाने में किन किन का यूज करते हैं, राइट। आगे बात करते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज इज प्रमोटिंग इट अंडर किसके? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फॉर रेजुवेटिंग कोस्टल फिशरीज। क्लियर है? अब हम आते हैं कि जो लास्ट पीवाईक्यू था वो कैसे था। तो उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे मैपिंग, मैपिंग में और क्लियर करेंगे, देखते हैं कहाँ कहाँ इंडिया में कोरल रीफ मिलते हैं। तो गल्फ ऑफ, वेट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ तो आपको दिखेगा। जैसे गल्फ ऑफ कच्छ है, अरेबियन सी है, लक्षद्वीप है, गल्फ ऑफ मन्नार है, बे बंगाल है, अंडमान निकोबार एंड आइलैंड्स, राइट। सो ये थोड़ा सा आपको समझ के चलना है कि यहाँ पे कोरल्स मिलते हैं। अब ये 2018 का क्वेश्चन है, अब देख रहे हैं। अब हमने क्या करा? टॉपिक पढ़ा, फिर हम सीधे क्वेश्चन पे आ गए। सो देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब मोस्ट ऑफ, और हम पहले ही पीवाईक्यू सॉल्व करे हैं, सम, ये ज्यादातर हमारे सही होते हैं, ठीक है ना। कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर, ये अभी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, तो ये हमारा सही है। दूसरा देखते हैं, मोर देन वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। तो अभी हमने क्लियर करा था कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस ये एक्चुअली में ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है। सो तीनों ही कंट्री आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस। हालांकि आपको पता नहीं है, फिर आप सेंस लगा रहे हैं अगर आपने मैपिंग अच्छे से करी है। मैं इनको ना मैपिंग के थ्रू भी आपको समझाऊंगा, तो मैं मैपिंग का वीडियो लेके आऊंगा जब और क्लियर करूंगा आपको। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ईस्टर्न साइड हैं, सारे ईस्टर्न कंट्री हैं, ठीक है, किसके? इंडिया के। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि ये सही हो। आगे देखते हैं। कोरल रीफ होस्ट फॉर मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देयर्स देन दोज होस्टेड बाय द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये भी हमने अभी पढ़ा था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में यू कंसीडर इन्हें हम बोलते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए फर्स्ट तो हमारा क्लियर कट है, सही है, ठीक है, थर्ड भी सही है। यहाँ थोड़ा सा हम गैस कर रहे हैं,
तो जब 2 सही होते हैं तो हम पॉसिबिलिटी ज़्यादा होने की होती है, उसी को हम टिक करते हैं। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 राइट? सो ये क्लियर हो गया? इस तरीके से सॉल्व करना होता है हमें। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। अब है हमारे पास रामसर साइट। रामसर साइट की बात करते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो न्यूज़ में क्यों है वो थोड़ा-सा हम देखते हैं। न्यू वेटलैंड है फ्रॉम द इंडिया वर एडेड टू रामसर लिस्ट। तो रामसर लिस्ट में इंडिया की न्यू वेटलैंड्स को ऐड करा गया। अब टोटल हमारे पास 85 वेटलैंड्स हो गई हैं, ठीक है? सॉरी रामसर साइट, तो ये हमें थोड़ा-सा समझना है। अब हम बात करते हैं थोड़ा-सा हम पढ़ लेते हैं पहले कौन-कौन सी हैं, जैसे कौन-कौन सी ऐड करी गई हैं, जैसे नागी नागची बर्ड सैंक्चुरी जो कि बिहार में है। यहाँ पे ये एक्चुअली में है क्या? थोड़ा-सा इसके स्पेसिफिकेशंस पढ़ लेते हैं। बोथ आर यहाँ पे मैन मेड रिजर्वियर, नागी डैम्स एंड नकती डैम दोनों हैं। मैन मेड रिजर्वियर राइट? एंड फीचर बाय ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट सराउंडेड बाय द हिल्स। Although Nagi lies in the Gangetic Plains of India, it has a landscape reminiscent of the Deccan Plateau. अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमें लोकेशन पता होना चाहिए, फर्स्ट। दूसरा ये कैसा है, मैन मेड रिजर्वियर है, ठीक है? ये हमें समझना है। दोनों, नेगी एंड नेक्टी बर्ड सेंचुरी, ये दोनों ही मैन मेड रिजर्वियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझने के लिए, ठीक है? और यहाँ पे ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट यू कैन से दैट जो अगर हम फॉरेस्ट में टाइप्स की बात करेंगे तो कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे वो थोड़ा-सा हमें समझना है, ठीक है? और कौन सा प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू, थोड़ा तोड़-तोड़ के पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाता है। उसके बाद दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज़ ए इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडायवर्सिटी एरिया यानी कि आईयूबीए बाय द वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है? अच्छा, उसी के बाद हम बात करते हैं, फिर हमें मिलता है नंज नारायण बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है? तो ये कह सकते हो शैलो वेटलैंड्स है, नेम्ड आफ्टर द किंग नारायण। तो ये किंग नारायण के नाम पर है, ठीक है? जिन्होंने इसे रिस्टोर किया था एंड रिपेयर किया था, तो उन्हीं के नाम पे पड़ा है ये, ठीक है? क्या? नंज नारायण बर्ड सेंचुरी। तो हमारे पास लोकेशन बहुत ज़रूरी है, क्लियर कट है? उसी के तरीके से हम बात करते हैं, ये हमारे पास है खाजू वैली बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पड़ेगी आपको? तमिलनाडु में। ये ब्रैकिस सैलो लेक है, जो लोकेट होती है कोरोमंडल कोस्ट जो कि नॉर्थ ऑफ पौंडीचेरी में पड़ता है, क्लियर है? ये कनेक्ट करती है वे ऑफ बंगाल बाय द ब्रैकिस उपक्कली क्रीक के द्वारा एंड येदुनतु एस्चुरी के द्वारा, ठीक है? और ये लाई होती है सेंट्रल एशिया फ्लाईवे ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। तो ये थोड़ा-सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पास लोकेशन, क्लियर है? आगे बात करते हैं, फिर हमारे पास तावा रिजर्वियर जो कि मध्य प्रदेश में मिलेगा आपको। लोकेट इनसाइड सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये मिलेगा आपको सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और बॉर्डर किसका होगा? सतपुड़ा नेशनल पार्क और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, क्लियर है? ये कंस्ट्रक्ट एट ए कन्फ्लुएंस ऑफ तावा एंड डेनवा रिवर्स के द्वारा, ठीक है? क्या? तावा रिजर्वियर। तो ये 4 लोकेशन आपको समझ के चलनी है कि ये जो है हमारी रामसर साइट्स हैं जो बढ़ गई हैं, ठीक है? अब कितनी हो गई? 85। अब बात करें हम वेटलैंड्स की, तो वेटलैंड्स से पहले हम रामसर कन्वेंशन के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं, ये एक्चुअली में है क्या? तो ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, जो कंज़र्व करती है और बाय-यूज़ की बात करती है, किसकी? वेटलैंड की। अब वेटलैंड क्या है? आर्द्र भूमि, राइट? आर्द्र भूमि मतलब जहाँ पे मैंग्रोव उपजते हैं या और भी चीज़ें उपजती हैं, उसे हम कह सकते हैं, ग्रो होती हैं, यू कैन से दैट एंड देयर रिसोर्स, ठीक है? इसको रामसर ईरानी 1971 में अडॉप्ट करा गया और ये फोर्स में आया 1975 में। देखिए, जब शुरू की बात करें तब इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। इंडिया ने पार्टिसिपेट करा 1982 में, क्लियर कट है? ठीक है। अच्छा, लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस और रामसर लिस्ट एक ही बात है, ठीक है? कंटेन वेटलैंड, तो आप ये समझेंगे रामसर लिस्ट में वेटलैंड को कंटेन करा जाता है, ठीक है? व्हिच होल्ड सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ ह्यूमिडिटी एज़ अ होल्स। अब बात करते हैं हम रामसर लिस्ट जो कंटेन जिसमें कंटेन हो रही है वेटलैंड। अच्छा, अब ये रामसर लिस्ट भी है, ये किसमें कंटेन होती है? ये होती है मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड्स में। ये क्या है? ये रजिस्टर है। तो उस रजिस्टर में इन लिस्टों को रखा जाता है, ठीक है? उसमें क्या होती है? वेटलैंड होती है, ये थोड़ा-सा आपको समझना है। तो वही सारी बात है। रामसर साइट वेयर चेंज इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैव अकर्ड एंड अकरिंग, या तो जो यू कैन से दैट जिन रामसर साइट जो है इकोलॉजिकल कैरेक्टर उनका चेंज हो रहा है या होगा और आर लाइकली टू अकर ए रिजल्ट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट, पॉल्यूशन और अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है? अच्छा, अब इनमें इंडिया की कुछ हैं जैसे लोकटक मणिपुर एंड केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, ये इंक्लूड है इसमें। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा यू कैन सी दैट तमिलनाडु की सबसे ज़्यादा रामसर साइट में इन्वॉल्व है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की। ये थोड़ा-सा आपको समझना है। अब बात करते हैं हम वेटलैंड की, तो ये अभी मैंने बताया, ये सैचुरेटेड है किसके साथ? वाटर के साथ। ये एक एरिया है लैंड का, जिसमें पानी भी मिल रहा हो हल्का-सा और हल्की-सी लैंड भी मिल रही हो, क्लियर है? और वेटलैंड किसको काउंट करा जाएगा? 9 क्राइटेरिया होते हैं, कम से कम उसको 1 क्राइटेरिया फुलफिल करना है।
और लगभग वो 20,000 वाटर बर्ड्स जो होते हैं उनको सपोर्ट कर रहा हो और कंज़र्व कर रहा हो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, ठीक है? तो वो किसमें काउंट होगा? वेटलैंड में। क्लियर हो गया हमारे में? आगे देखते हैं फिर। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करेंगे तो ये एक्चुअली में इसमें वेटलैंड कवर होती हैं कौन कितनी? 6% ऑफ अर्थ सरफेस की, लेकिन ये सपोर्ट करती है 40% ऑफ ग्लोबल बायोडायवर्सिटी, ये समझना है हमें। फंक्शन एज इट्स किडनी ऑफ द अर्थ, हमारे लिए फिर बन गए क्वेश्चन और किडनी ऑफ अर्थ किसे बोला जाता है? वेटलैंड को। क्लियर है? एज ए इकोटिक प्लांट एब्जॉर्ब हैवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, तो जो हैवी मेटल है उनको एब्जॉर्ब करेगा और उसके बदले में एक्सेस न्यूट्रिएंट्स देगा, जैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिक के थ्रू या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के थ्रू। तो हम इसको पहले ही क्लियर कर चुके हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, राइट? ये मैं थोड़ी स्पीड दे रहा हूँ क्योंकि इनमें से जो पढ़ने वाला था वो हमने निकाल चुके हैं अपने। 4 आपको वेटलैंड याद रखनी है, उनकी लोकेशन याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपको एक बार ये भूल में भी आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर लोकेशन आपको ज़रूर देख लेनी है। चलिए आगे बात करते हैं फिर हम। रामसर ये हम पढ़ चुके हैं, माउंटेन्स क्या है, क्या नहीं है। आगे देखते हैं फिर हम। वेटलैंड की बात करें जो और हैं न्यूज़ में, जैसे पोंगोंग सो लेक की बात करेंगे तो ये लैंड रॉक है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, जिसमें 1/3 ऑफ लेक जो इंडिया की लाई करती हैं। और ये इसका कलर भी चेंज होता है डिफरेंट टाइम के हिसाब से। और ये इंडस रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है। कौन सी? पोंगोंग सो लेक, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कुछ फीचर आपको देखने लेंगे, राइट? इसी तरीके से कन्वर लेक, इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको बिहार की बिहार में। बिहार की ये पहली रामसर साइट है, ठीक है? और आपको याद रखना ये नेचुरल वेटलैंड्स है, ठीक है? ज़्यादा याद नहीं रखना होता है हमें क्योंकि एक्चुअली मेन-मेन चीज़ हमें याद रखनी है। और अब ये वाटर कहाँ से ड्रॉ करती है? गंडक, बिया एंड करेह रिवर के द्वारा, ठीक है? वेस्ट बंगाल में बात करें तो सुंदरबन मैंग्रोव, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है। और किसके नाम पे पड़ा ये हमें नहीं देखना है, हमें देखना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर्स, ठीक है? वहाँ पे ये लोकेट होता है। कौन-सा? सुंदरबन मैंग्रोव, ठीक है? इसी तरीके से पुलिकट लेक की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु बॉर्डर पे मिलेगी आपको। और ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकेट्स वाटर लेक है, किसके बाद? चिल्का, उड़ीसा के बाद, ये हमें याद रखना है। श्रीहरिकोटा आइलैंड्स सेपरेटेड लैगून फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल्स। और उसके बाद ये फीड करती है कहाँ से? कलंगनी एंड अरावली से, राइट? तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हमें देखनी थी, ज़्यादा हमें इसमें माथा-पच्ची नहीं करनी थी। लोकेशन देख के निकल जाना था इस टॉपिक से, राइट? अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास। तो यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन स्प्रिंग इनिशिएटिव, तो ये एक इनिशिएटिव है। अब स्प्रिंग का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी नेचर का लॉस हुआ है, प्रकृति का जो लॉस हुआ है, उसे रिवर्स करा जाएगा 2030 तक। तो आपको बस इतना समझना है कि स्प्रिंग जो है, वो नेचर लॉस को रिवर्स करेगी 2030 तक। और ये इनिशिएटिव किसकी है? प्रिंसिपल फॉर रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, ये थोड़ा-सा आपको देखना है। प्रिंसिपल फॉर रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होंगे। और इसमें 200 इन्वेस्टर हैं और लगभग $15 ट्रिलियन का एसेट्स इसमें कंबाइंड करा गया है। तो ये थोड़ा-सा आपको देखना है। क्लियर हो गया? तो ये मैंने अभी आपको बता दिया कि इसका मेन काम क्या होगा, कि ये एक इनिशिएटिव है जो नेचर लॉस को रिवर्स करेगी। क्लियर कट है? तो देखिए ज़्यादा नहीं माथापच्ची करनी होती है। थोड़ा समझना है, निकलना है, थोड़ा समझना है, निकलना है। क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन बने हैं या अपकमिंग क्वेश्चंस हैं, वहाँ थोड़ा-सा हमें डीपली जाना है, राइट? सो अब यहाँ पे ये हमने फिनिश कर लिया। आगे देखते हैं। फिर हमारे पास है सैम। ये क्या है? शैलो एक्वीफायर मैनेजमेंट। ये एक्चुअली में तेलंगाना जो स्टेट्स है उसने इसको लॉन्च करा था, ठीक है? पायलट मॉडल्स के रूप में। तो इसका मेन काम क्या है? ये अर्बन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक है। ये थोड़ा-सा आपको समझना है। क्लियर है? इसमें ड्रिलिंग शैलो वाटर, बोरवेल बोरवेल जो होती है ना, जो हम लोग खुदाई करके पानी निकालते हैं, है ना? तो वो सारी चीज़ें हैं। ये थोड़ा आपको समझना है। उसके बाद क्या है? ये किसके अंतर्गत, ये किसका पार्ट है, किसके अंतर्गत है? ये अमृत, यू कैन सी द अटल मिशन ऑफ रेजोल्यूशंस इन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके अंडर में ये एक पार्ट्स है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसको देख रही है। क्लियर कट है? अच्छा, नेशनल एक्वाफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम नकीम जो है, उसका एम है कि ये कैरेक्टराइज करेगा एक्वाफायर एंड डेवलप प्लान्स फॉर द ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। तो नकीम जो है वो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए प्लान तैयार करता है। तो ये देखिए, जहाँ पे जल्दबाजी होती है वहाँ जल्दबाजी समझ के निकलिएगा, जो इंपॉर्टेंट है उसे जरूर पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आपको जरूर देख के चलना है कि ये जो है तेलंगाना स्टेट्स का है। मेप इनिशिएटिव ये है क्या? देखिए मैं आपको बता दूँ, इसका मेन पर्पज़ ये है कि जो आप कह सकते हो फिश, यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे, ये जो मछलियाँ हैं, है ना? उनको रिहैबिलिट करना, है ना? तो उनको आप कह सकते हो, उनको मतलब डेवलप करना, जो भी उनके रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे इनके लिए, ठीक है? तो इसलिए
ये इसको फिशमैप इनिशिएटिव कहते हैं। अब ये अगर हम बात करें तो ये मतलब लॉन्च कब करी गई, किसके द्वारा करी गई, क्या पर्पज़ है इसका, सो वो देखते हैं। और ये न्यूज़ में क्यों आ गई? ये न्यूज़ में इसलिए आ गई, इसका 2.0 वर्ज़न आ रहा है, ठीक है? जो कि 2024 में स्टेबलाइज़ करा गया और ये इंक्रीज़ करेगा क्या? रिलायबिलिटी ऑफ मॉडलिंग प्रोजेक्शंस, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी, तो इसको 2013 में लॉन्च करा गया, फिशरीज़ एंड मरीन इकोसिस्टम मॉडल के द्वारा, ठीक है? अच्छा, ग्लोबल नेटवर्क की बात करेंगे तो ये इंटरनेशनल नेटवर्क है। इसमें 100 मरीन इकोसिस्टम मॉडलर्स हैं और रिसर्चर भी हैं अराउंड द वर्ल्ड। और ये वर्किंग किसके साथ है? एफएओ के साथ। अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब देखिए, फिशमैप इनिशिएटिव मतलब सीधी-सी बात है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का? किस पे? फिशरीज़ पे या मरीन इकोसिस्टम पे, ठीक है? तो उन सबको अंडरस्टैंड करने का काम करता है ये इनिशिएटिव, क्लियर कट है? तो ये देखना था हमें। अब हमारे पास एक्चुअली में ये न्यूज़ में क्यों आ गया? एक तो इसका 2.0 वर्ज़न आ रहा है और दूसरा 10% इसमें डिक्लाइन देखा गया, ठीक है? किसके? इसके यू कैन सी दैट ग्लोबल प्रोजेक्शन ऑफ एक्सप्लॉइटेबल फिश बायोमास में, इसलिए न्यूज़ में ये है, क्लियर कट? तो यहाँ पे हमें समझना है कि फिशमैप इनिशिएटिव जो है, उसका मेन काम है रिलायबिलिटी ऑफ मॉडलिंग प्रोजेक्शंस करना या फिर आप कह सकते हो कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होंगे क्लाइमेट चेंज पर, है ना? उनको अंडरस्टैंड करना, मरीन इकोसिस्टम एंड फिशरीज़। तो कुल मिला के ये है कि मरीन और सिस्टम जो फिशरीज़ हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, उनको समझ के आगे कोई और इनिशिएटिव लेना। इसी तरीके से फिशमैप 2.0 वर्ज़न आया है, फिर नेक्स्ट फिशमैप 3.0 वर्ज़न भी आ सकता है, राइट? इस तरीके से है। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। हाँ, सो ये है हमारे पास प्लैंकटन क्रैश। अब ये है क्या? भई कोई भी चीज़ क्रैश हो गई, टूट गई, है ना? तो वो होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं, एक बात करी गई है फाइटोप्लैंक्टन की जिसका नाम है नॉक्टोलिका सैंटिलियंस, ठीक है? ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं वो थोड़ा समझते हैं। तो देख लेते हैं हम एक बारी, वेट, वेट। यहाँ देखते हैं हम फाइटोप्लैंक्टन्स आर आल्सो एज़ ए माइक्रोएल्गी हैं, आर सिमिलर टू टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं उनकी तरह इन द वे दे कंटेन क्लोरोफिल्स एंड रिक्वायर सनलाइट इन ऑर्डर टू लिव एंड ग्रो। तो कुल मिला के ये है, उन्हें क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए ग्रो होने के लिए। ज़्यादातर जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, वो फ्लोट करते रहते हैं कहाँ पे? पार्ट ऑफ द ओशियन, मतलब कुल मिला के ये समुद्र के ऊपरी हिस्से पे ही आपको मिल जाएँगे। क्लियर कट है? तो अब मैं थोड़ा-सा भाई पिक्चर भी आपको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ, इस तरीके से देखिए आप, ये फाइटोप्लैंक्टन है आपके, ठीक है? तो इसमें से एक ज़िक्र करा गया है नॉक्टोलिया सैंटिलियंस का, ठीक है? अब ये क्रैश क्यों होते हैं, वो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं, तो क्लियर हो जाएगा हमारे पास ये टॉपिक। ये क्रैश होते हैं फाइटोप्लैंक्टन क्रैश ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेट एक मिनट, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई, अर्लियर एंड द इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल। तो कुल मिला के ये है कि उनके प्रोडक्शन साइकिल में इन अगर चीज़ों की कमी हो जाती है, तो प्लैंक्टन्स क्रैश हो जाते हैं, ठीक है? अच्छा, प्लैंक्टन्स मे बी आल्सो डाई लेटर इन साइकिल ड्यू टू सडन चेंज इन वाटर क्वालिटी, राइट? तो इसलिए था, ये क्यों क्रैश हुआ वो समझना था हमें। चलिए आगे बात करते हैं, फिर हमारे पास है गैप लिमिटेशन, ये क्या है? तो गैप लिमिटेशन की बात करेंगे तो ये कंसेप्ट है इकोलॉजी में, रेफर टू द फिजिकली कांस्टेंट्स ऑन द साइज ऑफ प्रे, ठीक है? दैट प्रेडेटर कैन कंज्यूम्स। तो जो प्रेडेटर होता है वो क्या करता है? कंज्यूम करता है किसको? प्रे को। जैसे साउंड आ रहा है ना? उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। सो एक्चुअली में गैप लिमिटेशंस में ये है कि जो स्मॉल प्रेडेटर हैं वो केवल छोटे ही भी प्रे को खा पाएंगे, मतलब जो यू कैन सी दैट शिकार करना है जैसे शेर है तो वो जो है अगर या कोई और भी चीज़ है तो और भी जानवर है, कोई और भी एनिमल्स है, तो जो छोटा प्रेडेटर है ना? वो केवल छोटे ही प्रे को ईट करेगा एंड जो बिगर प्रेडेटर है वो ईट करेगा बिगर प्रे को ही, ठीक है? तो इस तरीके से ये होता है, उसे हम गैप लिमिटेशंस कहते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है गैप गैप लिमिटेशन का? तो शेपिंग फूड वेब्स है, ड्राइव्स एडॉप्शंस है, रेगुलेट्स प्रेडेटर प्रे बैलेंस है एंड प्रिडिक्ट एनवायरमेंटल चेंज। तो ये भी होता है गैप लिमिटेशंस में, राइट? अच्छा, बात करते हैं फिर हमें मिलता है मेगा फ्यूना की। तो मेगा फ्यूना की बात करेंगे तो ये यू कैन से दैट अब ये होता क्या है? देखिए मैं एक सिंपली भाषा में आपको समझा दूँ कि मान के चलो किसी का वेट 50 केजी है और उस वेट से 50 केजी से भी ज़्यादा वेट के जो एनिमल्स हैं, वो सब काउंट होंगे किसमें? मेगाफ़्यूना में, ठीक है? और इनको क्लासिफ़ाई किया जाता है जैसे मेगा हर्बीवोरस जो प्लांट को खाते हैं, राइट? उसके बाद मेगा कार्निवोरस जो कि मीट को खाते हैं, यू कैन से दैट मीट, राइट? और जो मेगा ओमनीवोरस होते हैं,
वो प्लांट एंड मीट दोनों को खाते हैं। तो इस तरीके से इनको क्लासिफाई करा जाता है और आपको याद रखना है कि मेगाफेuna का मतलब है जनरली जो है 50 केजी वेट से ऊपर हैं, वो सब एनिमल जो हैं वो मेगाफेuna में आएँगे, ठीक है? अच्छा एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर की वजह से इनमें ड्रामेटिकल लॉसेस हुए, ठीक है? स्पेशली मेगा हर्बीवोरस एंड मेगा कार्निवोरस की वजह से। तो जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं मेगा फेनल स्पीशीज़ जिसमें इंक्लूड है होली, मैमथोस है, साबर-टूथ टाइगर है, जायंट स्लॉथ है, ठीक है? तो बस आपको ये समझना था कि है क्या 50 केजी से ऊपर वाले एनिमल्स, राइट? आगे हमारे पास स्ट्रोमोलाइट्स ये क्या है? देखिए आपने रॉक देखी होंगी जो रॉक के ऊपर आप कह सकते हो माइक्रोवियल कम्युनिटीज़ मतलब छोटे-छोटे जो माइक्रोवियल जो स्पीशीज़ होती हैं, उनको हम स्ट्रोमोलाइट्स कहते हैं, ठीक है? अब ये है क्या वो देखते हैं। दे दे रेफर टू रेंज ऑफ माइक्रोवियल कम्युनिटी दैट आर एसोसिएटेड विद द लेयर ऑफ रॉक। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको? लेयर ऑफ रॉक पे, ठीक है? और ये पार्शियली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट के लिए, व्हिच चेंज द कंपोजिशन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, क्लियर है? कौन? स्ट्रेमोलाइट्स। तो आपको याद रखना है ये कहाँ मिलेंगे आपको? लेयर ऑफ रॉक्स पे। आगे ये न्यूज़ में क्यों है वो थोड़ा-सा देख लेंगे। इसकी फर्स्ट डिस्कवरी डिस्कवरी जो हुई वो लिविंग शैलो मरीन स्ट्रेमोलाइट्स जो मिडल ईस्ट जो कहाँ पड़ता है आपका? रेड सी में, इसलिए न्यूज़ में आई है, राइट? अच्छा, आगे बात करते हैं फिर हमारे पास, तो आपको थोड़ा-सा समझना है कि स्ट्रेमोलाइट्स है क्या? ये एक माइक्रोबियल कम्युनिटीज़ हैं, जो कि आपको रॉक के लेयर पे मिल जाएँगी, राइट? उसके बाद है हमारे पास देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा नई टॉपिक आ रहा है, जिसको मैं और डीपली ले जाऊँ आपका, ठीक है? जो लग रहा है हमें कि अभी इसको फिनिश करके आगे बढ़ना है देन वी गो। सो हमें यहाँ कोई तो बात करते हैं हम ईडीएनए की, ये क्या है? एनवायरमेंटल डीएनए। तो देखिए इसमें मैं बता दूँ आपको, आपने ऐसे कह सकते हो आप टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वाटिक सिस्टम में, जो भी स्पीशीज़ रहती हैं, उनके बाल, खाल या फिर खुर या नाखून या जो भी है, उन चीज़ों के द्वारा कोई भी चीज़ छूट जाती है और उससे हम उनके डीएनए का पता लगा के ये पता कर पाएँ कि इन फ्यूचर जो है उन्हें किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और किसका नहीं करना पड़ेगा। उसे हम सब काउंट करते हैं किसमें? ईडीएनए में, ये समझना है हमें, ठीक है? सो वही सारी कहानी लिखी हुई है। ईडीएनए इज़ अ ऑर्गेनिज़्म डीएनए दैट रिलीज़ इन द एनवायरनमेंट फ्रॉम सेलुलर मटेरियल सेड बाय द ऑर्गेनिज़्म बाय स्किन एंड एक्सक्रीमेंट्स इंटो एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, राइट? अच्छा ये जो है, ये इन्फॉर्मेशन है, वो कैन बी यूज्ड टू इन्फॉर्म आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेन्ड स्पीशीज़। तो इससे हमें क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन मिलेगी आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेन्ड स्पीशीज़ में एंड अदर कंजर्वेशन टूल्स में, क्लियर कट है? तो उसे हम क्या बोलेंगे? एनवायरमेंटल डीएनए। अब बात आती है हमारे पास स्पेसिएशन, ये क्या है? तो ये वंश विभाजन है। किसका वंश कैसे विभाजन है, ठीक है? तो उसके बेस पे होता है ये, तो वही है स्पेसिएशन इज़ अ lineage splitting event that produce 2 or more separate species. This process generate biodiversity. जैसे एलोपेट्रिक का मतलब है जिसमें जियोग्राफिकल आइसोलेटेड पॉपुलेशंस है, उसके अंदर में न्यू स्पीशीज़ फॉर्म हो रही है। पेरिपेट्रिक का मतलब है जहाँ पे स्मॉल और जो लार्ज पॉपुलेशन है, उसके बीच में कोई नई स्पीशीज़ फॉर्म हो रही है। उसके बाद पैरापेट्रिक का मतलब क्या है? यहाँ पे कंटीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पॉपुलेशन का और उनके बीच में एक नई स्पीशीज़ बनी, उसे हम पैरापेट्रिक कहेंगे। सिम्पेट्रिक का मतलब है कि जो रेंज ऑफ एंसेंट्रल पॉपुलेशन है, मतलब जो भूतपूर्व या पुरानी जो पॉपुलेशंस है, उसपे एक न्यू स्पीशीज़ फॉर्म हुई, उसे हम सिम्पैट्रिक कहेंगे, क्लियर कट है? अच्छा इससे क्या होगा? तो ये जो कब होता है? अगर मैं बात करूँ ये चारों जो स्पेसिएशन होते हैं वो कब होते हैं? ये तब होते हैं जब पॉपुलेशन लाइव करती है इन अ सेम एरिया और जहाँ पे कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होता, राइट? जैसे कि एशियाटिक लायन एंड बंगाल टाइगर कोएग्जिस्ट फॉर सो लॉन्ग इन अ सबकॉन्टिनेंट ड्यू टू सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपको समझना है कि सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है? तो इसमें वही बात कर रहे थे हम, एंसेंट्रल पॉपुलेशन रेंज की वजह से न्यू स्पीशीज़ फॉर्म होती है, क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं फिर हम। फिर हमारे पास बायोल्यूमिनेंस ये क्या है? तो ये प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, ठीक है? लाइट को इमिट करने के लिए। तो अगर लाइट इमिटेड मतलब लाइट गिराना, इट इज़ अ प्रोड्यूस्ड बाय द एनर्जी रिलीज़्ड फ्रॉम द एंजाइम कैटालाइसिस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है? उसके बाद इसमें रिक्वायर होते हैं 2 यूनिक केमिकल जैसे लूसिफेरिन्स है और उसके बाद एक और है फोटोप्रोटीन्स, राइट? अच्छा उसके बाद बात करें हम स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ द लाइट एमिशंस बायोलुमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स स्पेन फ्रॉम द ब्लू एंड रेड लाइट्स। अच्छा उसके बाद हम आगे बात करें, वेट तो जैसे यहाँ पे स्पीशीज़ की कुछ बात करी गई है जो बायोल्यूमिनेंस करते हैं, है ना? तो जैसे स्पोंक्स है, जेलीफिश है, हैचफिश है, वर्म है, सी वॉलनट्स है, उसके बाद फायरफ्लाइज़ है, फंगी है, बैक्टीरिया है, डीप सी पर से देखिए इतना सब कुछ नहीं देखना भाई, इतना नहीं देखना हमें। फंक्शन ऑफ बायोल्यूमिनेंस की बात करें तो काउंटर इल्यूमिनेशंस, राइट? अच्छा उसके बाद हमारे पास है फैक्ट्री फार्मिंग क्या है? थोड़ा थोड़ा देख लेना है बस क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो फैक्ट्री फार्मिंग की अगर बात करें तो एक सिस्टम है जिसमें लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री को यू कैन से दैट हाई डेंसिटी फैसिलिटी मिलती है under the control condition to maximize production efficiency and output of dairy product at the low cost।
जिसमें इम्पैक्ट क्या होता है फैक्ट्री फार्मिंग से, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जूनोटिक डिजीज या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस या हेल्थ डिसीज, इन सब पे फैक्ट्री फैक्ट्री फार्मिंग का मतलब है जहाँ पे लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री साथ में रह रहे हैं, ऐसे कह सकते हो आप, राइट। उसके बाद है वुडी इंक्रोचमेंट, ये क्या है? इट इज एन इंक्रीज ऑफ द ट्री एंड स्hrub कवर्स, इट इज अ वाइड स्प्रेड अक्रॉस द मोस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। तो वुडी इंक्रोचमेंट में भाई स्hrub का मतलब क्या है? झाड़ियाँ, है ना? तो वो सब किसमें आएँगी आपकी वुडी इंक्रोचमेंट में। एंड कन्वर्जन ऑफ द ओपन हैबिtat टू हैबिtat विद अ ग्रेटर ट्री कवर एंड श्रब डेंसिटी, ठीक है। तो उसमें भी थोड़ा-थोड़ा बहुत हमें देखना है। इट अकर कब जब ओपन इकोसिस्टम लाइक द सवाना एंड ग्रासलैंड रिड्यूस नेटिव ग्रासलैंड बर्ड्स, राइट। अच्छा, ये इसके रिजल्ट से क्या होता है? बॉडी इंक्रोचमेंट से होमोजेनाइजेशन ऑफ द इकोसिस्टम्स होता है, मीनिंग एंड डाइवर्स एंड मल्टी लेयर इकोसिस्टम, ठीक है, इनटू ए यूनिफॉर्म लेयर ऑफ वुडी प्लांट्स। तो आगे अगर थोड़ा बहुत देख के चलना है हमें सीधा, फिर है हमारे पास ग्रीन वाटर एंड ब्लू वाटर, ये क्या है भैया? ग्रीन वाटर थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद ब्लू वाटर देखेंगे। ग्रीन वाटर क्या है? राइट। सो ग्रीन वाटर की हम बात करते हैं, ये रहा। ग्रीन वाटर रेफर टू मॉइस्चर इन द सोइल एंड वेजिटेशन, तो कुल मिला के ये है कि सॉइल और वेजिटेशंस में मॉइस्चर होता है, उसे हम ग्रीन वाटर कहते हैं। पार्ट ऑफ द हाइड्रोलॉजिक साइकिल है। ग्रीन वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट, अब सीधी सी बात है, ये जब हम प्लांट वेजिटेशन की बात कर रहे हैं, सॉइल की बात कर रहे हैं, तो रूट्स के द्वारा ग्रीन वाटर को एब्जॉर्ब करा जाता है, ये यूज किया जाता है प्लांट के द्वारा, रिलीज इसके बैक में ये क्या रिलीज करेगा? एटमॉस्फेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अच्छा, इट इज अ वाइटल फॉर द जनरेटिंग रेनफॉल, मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, ये सब काम करता है ग्रीन वाटर। ब्लू वाटर का काम क्या है? इट इज अबाउट, ये सरफेस एंड ग्राउंड वाटर है, जो कि लेक, रिवर्स एंड रिजर्वियर में मिलेगा। ब्लू वाटर इज रिचार्ज बाय दी प्रेसिपिटेशन, तो जो ब्लू वाटर है वो रिचार्ज किसके थ्रू होता है? प्रेसिपिटेशन के द्वारा। तो देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं था, तो थोड़ा सा मैंने जल्दी कर दी, स्पीड दे दी आपको, कीवर्ड्स आपको समझ रहे थे, ईडीएन क्या है, स्पेसियन क्या है, ब्लू इंसेंस क्या है, फैक्ट्री फार्मिंग क्या है, बॉडी इंक्रोचमेंट क्या है, एंड ग्रीन वाटर, ब्लू वाटर। आगे देखते हैं फिर हम। अब इम्पोर्टेंट शुरू होता है हमारा थोड़ा-सा, तो उसपे हम ध्यान देंगे। ऑर्गनाइजेशन इन न्यूज़, तो जैसे कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड्स इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ़्योना एंड फ्लोरा। तो देखिए ये बॉडी है, ये बॉडी थोड़ी-सी हमें देख के चलनी है। इसके एमसीक्यू लास्ट बने हैं। सो देखते हैं, हेडक्वार्टर्स का जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये इंटरनेशनली लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट है किसके बीच में? बिटवीन गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसी मैन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट डज़ नॉट थ्रेट द सर्वाइव ऑफ स्पीशीज़। तो कुल मिला के ये है कि इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, जो कि गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि इंटरनेशनल ट्रेड करेगा, जो भी यू कैन से दैट स्पेसिमेंस ऑफ द वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट है, इट डज नॉट थ्रेट द सर्वाइव ऑफ स्पीसीज, इससे जो स्पेसीज हैं उन पे कोई थ्रेट नहीं होगा, राइट। इसकी उत्पत्ति कब हुई? 1963 में आईसीएन रेजोल्यूशन के द्वारा, और ये फोर्स में आया 1975 में। पार्टी 184 है, इसमें इंडिया भी मेंबर है। सिटीज अपेंडिसेस की बात करें तो कंटेन लिस्ट ऑफ स्पीसीज अकॉर्ड्स डिफरेंट लेवल और टाइप ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द ओवर एक्सप्लॉइटेशंस। अब हम बात करते हैं जो साइट्स की अपेंडिक्स हैं उनके बारे में। अपेंडिक्स फर्स्ट क्या कहती है? अपेंडिक्स फर्स्ट क्या कहती है वो देखेंगे। सो यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, स्पीसीज आर थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन, मतलब कुल मिला के स्पीसीज थ्रेटेंड है एक्सटेंशन के साथ। एक्सटेंशन मतलब उनका विलुप्तीकरण होता जा रहा है। तो इसमें इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेड जो है वो परमिटेड नहीं है, प्रोहिबिटेड है, इतना समझना है हमें। अपेंडिक्स 2 क्या कहती है? इसमें स्पीसीज आर नॉट करंटली थ्रेटेंड, मतलब जो भी स्पीसीज हैं वो थ्रेटेंड नहीं है अभी फिलहाल में, बट मे बिकम सो विदाउट कंट्रोल ट्रेड्स, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कंट्रोल फ्री करके ट्रेड करने का मौका आपको देगा। ट्रेड रिकॉर्ड में इसमें एन एक्सपोर्ट परमिट और री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट चाहिए। नो इंपोर्ट परमिट जो है उसकी आवश्यकता नहीं होगी, एक्सपोर्ट के लिए चाहिए हमें। उसके बाद अपेंडिक्स थर्ड जो है, देखिए क्या हम पढ़ रहे हैं, भाई कोई भी स्पीसीज है, ठीक है, जैसे अभी हमने एलिफेंट मंगाई अफ्रीका से, ठीक है, और तो यहाँ पे ये साइट्स के थ्रू हमने मंगाई, ठीक है, तो एक्चुअली में वहाँ तो बहुत ज़्यादा है वो एलिफेंट्स, अब हमें नीड है उसकी, तो हम यहाँ उन्हें रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं, तो उसकी परमिशन जो हमें मिलती है वो साइट्स के थ्रू मिलती है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो है वो किसके थ्रू है? अपेंडिक्स सेकंड के थ्रू। अपेंडिक्स थर्ड क्या कहती है? Species are listed at the party request to prevent unsustainable और illegal exploitation. ट्रेड रिक्वायर अप्रोप्रिएट परमिट और सर्टिफिकेट इसमें भी होना चाहिए। अच्छा, साइट्स की कुछ और रिपोर्ट्स हैं, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे साइट्स रोजबोर्ड द ग्लोबल पिक्चर रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइड वाइड ट्रेड रिपोर्ट्स, तो ये रिपोर्ट थोड़ी सी हम याद रखेंगे। इसका एमसीक्यू बन चुका है लास्ट यूपीएससी में, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ ये रिपोर्ट्स पूछी गई थी, इसलिए मैंने इसको नहीं यहाँ पे लिस्टेड करा है। आगे देखते हैं, फिर हमारे पास इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि आईसीएन, ये हमने बहुत बारी पढ़ा, तो उसको देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में मिलेगा। आईयूसीएन की फुल फॉर्म हमें बताइए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर इज द फर्स्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करता है नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल रिसोर्स यूज। भाई जो भी नेचर के रिसोर्स हैं उन्हें हम किस तरीके से कंजर्व करेंगे और किस तरीके से सस्टेनेबल तरीके से यूज करेंगे, उसकी बात करता है ये, ठीक है। इसकी उत्पत्ति 1948 में हुई। मेंबर की बात करेंगे तो गवर्नमेंट, एनजीओ और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इसमें। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ये प्रमोट करता है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को, सस्टेन डेवलपमेंट को एंड इन्फ्लुएंस एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्लोबली। इसकी की इनिशिएटिव की बात करेंगे तो आईयूसीएन ग्रीन लिस्ट, रिकॉग्नाइज इफेक्टिव कंजर्वेशन एरिया, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस,
तो ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर द कंजर्वेशन डायलॉग की बात करता है। नेचुरल वेस्ट सॉल्यूशन, तो जिसे हम एनबीएस कहते हैं, ये यूज नेचर टू टैकल चैलेंज लाइक क्लाइमेट चेंज। अच्छा, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन, ये भी रिपोर्ट है इसकी। एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन। की फाइंडिंग की बात करें तो इसमें वही सारी दी गई है कि एग्रीकल्चर डायरेक्टली थ्रेटेड है 34% ऑफ स्पीसीज, ठीक है, जो कि आईयूसीएन रेड लिस्ट के थ्रेटेड स्पीसीज में आता है। एंड 17% ऑफ स्पीसीज आईयूसीएन रेड लिस्ट है हैव एग्रीकल्चर डॉक्यूमेंटेड एज ए हैबिटेटेड। इसी तरीके से प्रोटेक्टेड प्लांट रिपोर्ट है। इसी तरीके से नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज है। ये सारी रिपोर्ट्स हैं किसकी? आईयूसीएन की। क्लियर कट है? सो यहाँ तक हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। इसका भी हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमें याद रखना है, और लगभग 100 कंट्रियों में ये काम कर रहा है। इसका सिंबल आप देख रहे होंगे, ये व्हाइट पैंडा है। इसका मेन एम क्या है कि ये डेवलप करेगा, डिलीवर करेगा इनोवेशन सॉल्यूशन दैट प्रोटेक्ट कम्युनिटी, वाइल्ड लाइफ एंड द प्लेसेस इन विच दे लाइव, ठीक है। तो कुल मिला के उनको डेवलप और डिलीवर जो भी इनोवेशंस होंगे और जो सॉल्यूशन होंगे स्पेसीज कम्युनिटी को, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ में रहती हैं या यू कंसीडर वाइल्ड में रहती हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये बनाया गया है। इसकी उत्पत्ति 1961 में यू कंसीडर, सॉरी राइट, वेट, यस। सो इसकी जेनेसिस 1961 में वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। आईसीएन हेडक्वार्टर इसका मॉर्जेस स्विट्जरलैंड में, और रीनेम्ड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये 1985 में इसका नाम चेंज हुआ। और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया स्टेबलाइज एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट इन 1969, ठीक है। ऑर्गेनाइज वर्ल्ड वाइड मूवमेंट की बात करेंगे तो अर्थ आवर भी चलाया जाता है। इसकी उत्पत्ति 2007 में। ये स्टार्टेड हुआ लिस्टेड ऑफ मूवमेंट इन सिडनी ऑफ जस्ट एवरी ईयर इन मार्च बिटवीन द कंट्री लोकल टाइम्स। रिपोर्ट्स भी हैं इसकी, तो वो कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। लिविंग प्लानट रिपोर्ट है इसकी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन बाई 73% ओवर द पास्ट 50 ईयर, तो लगभग 50 साल से पॉपुलेशन जो है वो 73% के हिसाब से डिक्लाइन हुई है वाइल्ड लाइफ की। फ्रेश वाटर पॉपुलेशन हैव सफर्ड heaviest decline followed by the terrestrial and marine population. Adopting India's consumption pattern worldwide would need less than one Earth by 2050. Right? So यहाँ तक हमने completely देख लिया। देखिए, जो भी चीज़ है थोड़ी सी मुझे स्पीड में चलानी थी, उनको मैंने स्पीड से चला दिया। और जहाँ हमें लग रहा था कि नहीं यार यहाँ से एमसीक्यू बनेगा या पीवाईक्यू बनेगा, उसको हमने वहाँ से देख लिया। ठीक है? तो आज बहुत सारा डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि अभी ये बाहर साउंड आ रहा है। आपको शायद ना सुनाई दे, पर साउंड इधर बहुत सुनाई दे रहा है मेरे को। तो कोई नहीं, आगे देखेंगे फिर हम क्या है। सो हम इस पार्ट को यहीं रोकेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट आगे लेके आएँगे, ओके? सो थैंक यू सो मच। बाद बाकी 2 पार्ट अपने कंप्लीट हो चुके हैं, वो ज़रूर जाके देखें आप। उसके बाद हम क्लाइमेट चेंज जो दूसरा लेसन है उसको लेंगे फिर हम। 1 लेसन हम कंप्लीटली फिनिश कर चुके हैं, ओके? थैंक यू सो मच।